नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, मैं दिव्य रघुवंशी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज आपका ये प्रैक्टिस सेट नंबर 13 है। इससे पहले के 12 प्रैक्टिस सेट आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी का लिंक दे दिया गया है, एक बार से जरूर देख लें। दोस्तों, समय को व्यर्थ किए बिना आइए आज की क्लास को शुरू किया जाए। आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है साथियों, मेघालय का पठार विस्तार कैसा विस्तार है। दोस्तों, मेघालय का जो पठार विस्तार है ये कैसा है? प्रायद्वीपीय पठार है, अरावली, हिमालय या तिब्बत का पठार। तो मेघालय का जो पठार विस्तार है ये प्रायद्वीपीय पठार है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, प्रायद्वीपीय पठार। अगला और दूसरा नंबर प्रश्न है साथियों, नोटबंदी के बाद निम्नलिखित में से किस मूल्य वर्ग के नोट पूरी तरह से बंद हो चुके हैं? 500 के, 200 के, 1000 के या 100 रुपए के। तो नोटबंदी के बाद साथियों 1000 रुपए के जो नोट हैं ये पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। अगला और तीसरा नंबर प्रश्न है साथियों, प्रश्न पूछा गया है कि भारत का कौन सा राज्य रबड़ का अग्रणी उत्पादक है? महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। केरल राज्य, तेलंगाना राज्य, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश। तो भारत के कौन सा राज्य रबड़ का अग्रणी उत्पादक राज्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों, केरल राज्य। दोस्तों, केरल राज्य जो है ये भारत का एक ऐसा राज्य है जो रबड़ के उत्पादन में सबसे आगे है। अगला और चौथा नंबर प्रश्न है साथियों, चौथा नंबर प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से किसे अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई हैं? दोस्तों, भारतीय संविधान ने किसे अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की हैं? स्थानीय निकायों को, राज्य तथा केंद्रों को, केंद्र को या केवल राज्य को? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों, केंद्र को। भारतीय संविधान के अनुसार अवशिष्ट शक्तियां जो है ये केंद्र सरकार में निहित होती हैं। अगला और पांचवा नंबर प्रश्न है साथियों, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? दोस्तों, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या की अगर बात करें 34, 33, 31 या 30, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर ए 34 न्यायाधीश। भारत की जो सर्वोच्च न्यायालय में है न्यायाधीशों की संख्या 34 है। अगला और छठा नंबर प्रश्न है साथियों, छठा नंबर प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित बादशाहों में से किसे कलंदर कहा जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, पूछा गया है कि निम्नलिखित बादशाहों में से किसे कलंदर कहा जाता है? बाबर को, हुमायूं को, अकबर को या शाहजहां को? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर ए बाबर को। बाबर को कलंदर के नाम से भी जाना जाता है। अगला और सातवां नंबर प्रश्न है साथियों, बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? दोस्तों, बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? कर्जन, कैनिंग, मिंटो या मेयो? तो बंगाल को जो विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कर्जन था। लॉर्ड कर्जन ने ही बंगाल का विभाजन किया था। अगला और आठवां नंबर प्रश्न है साथियों, जेजाग भुक्ति किसका पुराना नाम है? महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, पूछा गया कि जेजाग भुक्ति किसका प्राचीन नाम है? इलाहाबाद, वाराणसी, बुंदेलखंड या उत्तर प्रदेश का? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों, बुंदेलखंड। अगला और 9वां नंबर प्रश्न है साथियों, महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, पूछा गया कि महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने, अमोघवर्ष ने, राजेंद्र प्रथम ने या राजराज प्रथम ने करवाया था? तो महाबलीपुरम के जो रथ मंदिर हैं इनका निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। अगला और 10वां नंबर प्रश्न है साथियों, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा गया कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1748 में, 1757 में, 1758 में या 1756 में? तो प्लासी के अगर युद्ध की बात करें साथियों तो प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में लड़ा गया था।
अगला और 11वां नंबर प्रश्न है साथियों। प्रश्न पूछा है कि पंचशील का नारा किससे संबंधित है। दोस्तों पंचशील का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने, लाल बहादुर शास्त्री ने, जवाहरलाल नेहरू ने या स्वामी विवेकानंद ने? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों जवाहरलाल नेहरू ने। पंचशील का जो नारा था साथियों ये जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा दिया गया था। अगला और 12वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको लोकनायक के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसको लोकनायक के रूप में जाना जाता है? चित्तरंजन दास, आशुतोष मुखर्जी, जयप्रकाश नारायण या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो देखिए इसका सही उत्तर है जयप्रकाश नारायण साहब को। जयप्रकाश नारायण जी को लोकनायक के रूप में भी जाना जाता है। अगला और 13वां नंबर प्रश्न है साथियों, भूदान आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? दोस्तों भूदान आंदोलन का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? जयप्रकाश नारायण को, विनोबा भावे को, महात्मा गांधी को या श्री रामचंद्र रेड्डी को? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, विनोबा भावे को। विनोबा भावे को भूदान आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है। अगला और 14 नंबर प्रश्न है साथियों, हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया? दोस्तों हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया? प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, स्त्री शिक्षा या तकनीकी शिक्षा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों प्राथमिक शिक्षा। अगला और 15वां नंबर प्रश्न है साथियों, भिलाई इस्पात कारखाना कहाँ स्थित है? महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, प्रीवियस ईयर का पूछा गया कि भिलाई इस्पात कारखाना कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में या उड़ीसा राज्य में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों छत्तीसगढ़ में। भिलाई इस्पात कारखाना जो है ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। अगला और 16वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित शैलों में से कौन सा अवसादी शैल का उदाहरण है? स्लेट, संगमरमर, सेल या ग्रेनाइट? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, सेल। देखिए दोस्तों सेल जो है ये अवसादी शैल का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। अगला और 17वां नंबर प्रश्न है साथियों, पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा हमेशा किस तरफ होती है? यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। पूछा गया कि पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा सदैव होती है सूर्य की ओर होती है, सूर्य से दूर होती है, उत्तर पूर्व की ओर होती है या दक्षिण पूर्व की ओर होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों सूर्य से दूरी पर। पुच्छल तारे की जो पूंछ है ये हमेशा सूर्य से दूर की ओर होती है। अगला और 18वां नंबर प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा भ्रंश से संबंधित नहीं है? दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा भ्रंश से संबंधित नहीं है? ग्राबेन, नातिलंब घाटी, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं? दोस्तों जो ग्राबेन है ये भ्रंश से संबंधित नहीं है। अगला और 19वां नंबर प्रश्न है साथियों, 19वां नंबर प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है? महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों ज्योग्राफी का। पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है? आटाकामा, अरबिया, गोबी या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो दोस्तों गोबी मरुस्थल जो है ये उष्णकटिबंधीय मरुस्थल की श्रेणी में नहीं आता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा गोबी मरुस्थल। अगला और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है साथियों, पूछा गया है अंतिम प्रश्न में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने G7 शिखर सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए किस वर्ष 2019 में किस देश की यात्रा की थी? दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने G7 शिखर सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए 2019 में किस देश की यात्रा की थी? रूस की, फ्रांस की, जर्मनी की या इटली की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस। आज की इस वीडियो में फिलहाल दोस्तों इतना ही। कल फिर से मिलेंगे एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।